हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। स्टोरी उसके होने से तो पहले मैं कुछ बातें कह रही हूँ। एक्चुअली जो कल वाला एपिसोड था ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ था। अब मैंने जब एडिट करा था ना, तब मतलब रिकॉर्ड करा था, तब आवाज़ सही थी। शायद जब एडिटिंग करी तो शायद उस टाइम पे इधर उधर हो गई चीज़ें, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड मेरे को वो एपिसोड डिलीट करना पड़ा, तो ये वाला एपिसोड मैं फिर से बना रही हूँ। तो देखो, आज मेरे को थोड़ा सा ज़ुकाम भी है क्योंकि मैंने आइसक्रीम खा ली थी कल। एंड अभी यहाँ हमारे यहाँ पे ना मौसम अभी चेंज नहीं हुआ है, गर्मी नहीं आई है, अभी ठंडी है। मतलब एक दो दिन गर्मी आई थी, लेकिन अब वापस से ठंड पड़ गई। हम लोगों की स्वेटर जैकेट वगैरह सब बाहर निकल गए। एंड थोड़ा सा अगर कुछ बीच में आज आवाज़ की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। उसके लिए पहले से ही मैं माफ़ी मांग रही हूँ, ठीक है। तो चलो पहले अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड का स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जो आरव, नंदिनी और कल्पना है, वो जो है ना मुंबई पहुंच चुके थे। और पहुंचने के बाद में जो आरव है वो अनन्या के पास भागा भागा गया था। और उसके बाद जो नंदिनी है, उससे मीरा पूछती है कि तुम्हारा दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा था। और वो बताती है कि बहुत थकान देने वाला था। अब आगे वहीं जो मीरा थी और नंदिनी थी, ये तीनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि नंदिनी के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी वो मीरा और अनन्या से छुपी हुई नहीं थी। जैसे ही आरव नीचे नाश्ता करने में बिज़ी हुआ, तो जो अनन्या, मीरा और नंदिनी है और कल्पना है, ये चारों ऊपर मीरा की रूम की तरफ जा रहे थे। एंड जाते हुए जब ये लोग रूम के अंदर पहुंचे तो मीरा ने दरवाजे की कुंडी मारी और एक गहरी लंबी सांस ली। उसका चेहरा बता रहा था कि वो इन सब चीज़ों को जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उधर से नंदिनी ने अभी मीरा और अनन्या की इन सब चीज़ों को देखा और उसने कहा, मीरा, अनन्या, तुम लोग यहाँ तो आ गए, पर दिल्ली में जो तूफ़ान खड़ा हुआ है ना, उसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है। अनन्या, तुम्हारे निकलते ही वहाँ पे जो हंगामा हुआ ना, उसे संभालने में हम चारों की बहुत ही ज़्यादा कसरत हुई है। अनन्या ने घबराकर मीरा की तरफ देखा और मीरा का हाथ कस के पकड़ लिया। मीरा ने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, साफ साफ बताओ नंदिनी, आखिर हुआ क्या वहाँ। नंदिनी ने कहा, अनन्या के पापा सारी चीज़ें वहाँ पे संभाल रहे हैं। जतिन और अनन्या की बहन ये सारी चीज़ें संभालने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, लेकिन जो मोहन है, उसके घर वाले बिल्कुल वहाँ पर हंगामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वही जो अनन्या है, वो ये सारी बातें सुन रही थी। उसके घर वालों ने वहाँ पर हंगामा मचा के रखा हुआ है। अनन्या नंदिनी की सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में जैसे आंसू छलक रहे थे। नंदिनी अभी भी बोले ही जा रही थी। उसने कहा, वहाँ पुलिस भी आई थी। वो जो मोहन के पापा हैं ने तुम पर एकदम किडनैपिंग का केस लगाया है मीरा। वो लोग तुम्हारे ऑफिस दिल्ली भी गए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने और जतिन ने सारी चीज़ें संभाल ली थी और ऑफिस के बाहर हंगामा ना हो, इसीलिए हम लोगों ने उन लोगों को बीच रास्ते में ही रोक दिया था। मीरा ने गुस्से में अपनी नज़रों से नंदिनी की तरफ देखा और कहा, अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे से चीज़ें सॉल्व करी है नंदिनी। वही नंदिनी ने कहा, ये सारी चीज़ें अब कानूनी तौर पर जा रही हैं मीरा, कहीं, क्योंकि जो मोहन है वो एक बड़ा एडवोकेट है और कहीं ना कहीं वो कुछ सालों बाद जज की चेयर तक भी पहुंचने वाला है। और अगर तब तक ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हुई तो तुम समझ रही हो ना कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। वहीं अनन्या भी इन सब बातों को अच्छे से सुन रही थी। कल्पना चुपचाप से बैठी हुई थी और सारी बातें, क्योंकि ये सारी बातें उसके सामने ही हुई थी, तो वो चुपचाप ये सारी चीज़ों को जैसे अपना सर हाँ में हिलाकर इन सब चीज़ों की सहमति दे रही हो। वहीं अनन्या नंदिनी की बात जैसे जैसे सुन रही थी, वो अब सिसक रही थी। वहीं नंदिनी से उसने कहा, नंदिनी, माँ कैसी है? और वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही परेशान तो नहीं हो रही है ना माँ? नंदिनी ने कहा, वो ठीक है, पर अभी शायद थोड़ी सी टूटी हुई है, उन्हें थोड़ा संभलने के लिए टाइम देना होगा अनन्या। दिल्ली का वो हंगामा धीरे धीरे अब शायद मुंबई की तरफ रुख कर सकता है। जो मोहन के परिवार है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, वे अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगे। मीरा ने अनन्या को अपनी तरफ जैसे होल्ड करते हैं ना, ऐसे बाजू से पकड़ के, उस तरह से होल्ड किया और नंदिनी की आंखों में देख के कहा, नंदिनी, तुमने जो वहाँ किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
और अब अनन्या मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर वो हंगामा दिल्ली से मुंबई की तरफ आता है तो यहाँ सबसे पहले उन्हें मुझसे टकराना होगा। मीरा की बातें सुनकर अब कमरे में जो है ना थोड़ा-सा सन्नाटा छा गया था। लेकिन नंदिनी की जो बातें थी उन्होंने मीरा और अनन्या के पाँव के नीचे, ख़ास करके जो अनन्या थी उसके पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन इधर को खिसका दी थी। वो अपने मन में अपनी माँ और अपने घर के हालात को लेकर बहुत ही ज़्यादा भयानक उसके मन में डर बैठ गया था। वो काँपते हुए मीरा की तरफ मुड़ी और उसने मीरा की तरफ जब देखा तो मीरा ने देखा कि अनन्या की आँखों में आँसू है और अनन्या ने एक अजीब-सी आवाज़ में कहा, जो कि आवाज़ बीच-बीच में जैसे टूट रही थी। उसने कहा, "मीरा, मुझे पापा से बात करनी है। मैं जानती हूँ कि वो शायद अभी इस स्टेट में नहीं होंगे, लेकिन मुझे जानना है कि मम्मी कैसी है। कहीं मोहन ने वहाँ पे कोई ज़्यादा तमाशा तो नहीं खड़ा कर दिया है और मोहन जैसे एकदम पावरफुल आदमी का उस सोसाइटी में रहना कहीं न कहीं मेरे घरवालों को चैन से रहने नहीं देगा।" मीरा ने अनन्या को सँभाला और उसे पानी पिलाया। मीरा जानती थी कि ये रिस्क बड़ा है, लेकिन अनन्या की मेंटल स्टेट के लिए शायद अभी उसे उसके पापा को कॉल करना ज़रूरी था। मीरा ने देखा कि अनन्या का फ़ोन तो शायद उसी आते टाइम उसके घर पे ही छूट गया था, तो उसने अपना फ़ोन निकाला और अनन्या के पापा को कॉल मिलाया। थोड़ी ही देर बाद जब रिंग जा रही थी, तो कुछ सेकंड बाद उधर से फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, "हेलो?" मीरा ने अनन्या को फ़ोन थमाया और अनन्या ने कहा, थोड़ा-सा रोती हुई आवाज़ में, "पापा, पापा मैं अनन्या।" दूसरी तरफ से जैसे ही अनन्या का नाम सुना, तो मीरा के पापा ने अपने फ़ोन की वॉल्यूम कम करी और वो अभी लिव इन एरिया में बैठे हुए थे, तो वो वहाँ से चलकर कमरे की तरफ गए। अनन्या को लगा कि शायद फ़ोन कट गया है, लेकिन उसके पापा ने जैसे ही वो अपने कमरे में पहुँचे तो लंबी सी साँस छोड़ी और एकदम ठंडे आवाज़ में कहा, "अनन्या, तुमने जो किया है वो सब ठीक है बेटा, तुम ये बताओ तुम कैसी हो? मुझे पता है शायद तुमने ये सब चीज़ें जानने के लिए ही फ़ोन किया है, लेकिन हम ठीक हैं, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और पहले तो तुम रो मत बेटा। मोहन और उसके घर वाले हर दिन यहाँ आते हैं और धमकियाँ देते हैं, पूरा सब लोग अभी डरे हुए हैं।" वहीं अनन्या पापा की अभी तक सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया था तब से सिर्फ वही बोले जा रहे थे। उन्होंने अनन्या को बोलने का जैसे मौका ही नहीं दिया था। अनन्या ने कहा, "पापा, आई एम सॉरी, शायद मुझे इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने शायद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे दी है।" वहीं अनन्या के पापा ने कहा, "अरे! इसकी कोई बात नहीं है बेटा। अगर तुम अभी ये स्टेप ना लेती तो शायद फ्यूचर में कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी के साथ होती। और जिस तरह से मैं अभी मोहन की हरकतें देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारे डिसीज़न पे अब नाज़ हो रहा है कि तुमने उस वैसे इंसान के साथ जीने का फ़ैसला नहीं लिया और तुम अपनी माँ की टेंशन मत लेना।" वहीं अनन्या को अपनी माँ की याद आई थी अब, क्योंकि अभी तक वो अपने पापा से ही बात कर रही थी। वो इन सब बातों में भूल ही गई थी कि उसे अपनी माँ का हाल-चाल भी लेना है। तो अनन्या कहती है, "पापा, मम्मी कैसी है?" तो उसके पापा कहते हैं, "अरे कोई बात नहीं बेटा, वो अभी रो रही है, लेकिन तुम उसकी टेंशन मत लो। धीरे-धीरे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। अभी घाव ताज़ा है, थोड़ा भक भरने में टाइम लगेगा, लेकिन देखना तुम, एक चीज़ ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। मोहन यहाँ आके डेली आ रहा है और आग उगल रहा है। उसने पुलिस को भी भेजने की बात की है और उसे लगता है कि जैसे वो मुझे ख़रीद लेगा। वो मुझे हमारी जो पुरानी प्रॉपर्टी थी, उसके केस से अपने आप को विथड्रॉ करने की बातें बार-बार कहे जा रहा है। वहीं अनन्या का दिल उनकी बातें सुनकर बैठ गया, लेकिन क्योंकि उसके लिए, उसके पापा के लिए वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो शायद अनन्या की पुरखों की प्रॉपर्टी थी। वहीं अनन्या के पापा ने अनन्या से कहा, "सुनो बेटा अनन्या, भले ही दुनिया के सामने चाहे जो भी तुम दोनों का रिश्ता हो, लेकिन मुझे पता है और मैंने मीरा की आँखों में देखा है कि ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा। और हाँ, याद रखना कि मोहन जैसा भी लड़का है, इसीलिए उसकी जैसे लड़के से मैं तुम्हारी शादी शायद, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी नहीं करवाता। तुम हम लोगों की टेंशन मत लो और हाँ, अपनी माँ की टेंशन तो बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ हूँ, मैं सब सँभाल लूँगा। और जतिन, वो भी एक बहुत अच्छा लड़का है। वो बहुत अच्छे से यहाँ की चीज़ें मैनेज कर रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुझ पर आने ही नहीं दे रहा है।" वहीं अनन्या ने अपने पापा की सारी बातें सुनी और उसने कहा, "ठीक है पापा।" तभी अनन्या के पापा ने कहा, "सुनो, मेरी बात मीरा से करवाना।" और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो जो
अनन्या है वो फ़ोन मीरा की तरफ बढ़ा लेती है और कहती है, पापा को तुमसे बात करनी है। वहीं मीरा ने भी उनसे फ़ोन लिया और उन्होंने कहा, नमस्ते अंकल। तो मीरा के पापा कहते हैं, बेटा तुम सब ठीक हो ना वहाँ पे? तो मीरा कहती है, हाँ अंकल, यहाँ से सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए और वहाँ पे भी सब ठीक हो जाएगा। तो मीरा के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, वो मैं संभाल लूँगा, पर तुम वहाँ की चीज़ें संभाल लेना। तो जो मीरा है वो कहती है, अंकल अगर कुछ भी हो, कुछ भी ज़्यादा सीरियस हो, तो मुझे अपनी बेटी की तरह मान के सारी बातें मुझसे शेयर करना। कोई भी आपको तकलीफ़ हो तो मैं भले ही वहाँ से दूर हूँ, लेकिन अभी भी मेरे वहाँ पे ऐसे कॉन्टैक्ट हैं कि सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। वहीं उन्होंने बात सुनी और कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। और मीरा ने भी कहा, ठीक है अंकल। और ये सुनकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अनन्या अभी भी एकदम सुन खड़ी थी और मीरा को कस के उसने पकड़ लिया था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसके इन डिसीज़न की वजह से उसके घर में इतना बड़ा बवाल हो गया था। मीरा ने अनन्या के सर को सहलाते हुए कहा, सुना तुमने, तुम्हारे पापा ने क्या कहा, तुम्हें अपना ध्यान रखना है और तुम उनकी ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं हर एक चीज़ से, यहाँ की चीज़ हो चाहे वहाँ की चीज़ हो, हर एक चीज़ों से मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर लूँगी। अनन्या, जो कि नंदिनी की बातों के सुनकर उसके दिल का जो दर्द था वो बैठने लगा था, उसने कांपते हाथों से मीरा का सिर्फ फ़ोन लिया और अपने आप से कुछ जैसे कहने लगी हो, लेकिन कहते कहते उसने बाहर कुछ भी चीज़ें ज़ाहिर नहीं होने दी थी। वहीं जो मीरा है वो शायद इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ रही थी और शायद उसे ये भी लग रहा था कि अनन्या कुछ तो सोच रही है, लेकिन उसने कुछ भी ज़्यादा कहने की या फिर ज़्यादा कुछ भी बात बोलने की ज़रूरत नहीं समझी शायद इस टाइम पे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अनन्या को शायद अभी थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। वहीं ये लोगों आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद में अब अनन्या को मीरा ने थोड़ा सा संभाल लिया था और अब जो है ना, बिल्कुल मीरा धीरे धीरे उसके शांत करने की जो अनन्या की स्पीड थी वो ठीक हो चुकी थी और वहीं जो अनन्या है वो भी अब शांत हो चुकी थी। अब थोड़ी ही देर बाद जो कमरे का माहौल है अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब अनन्या के अपने पापा से बात करने के बाद और मीरा के उसे संभालने के बाद जो कमरे का बोझ था वो भी हल्का हो गया था। और आरव, जो कि अभी थोड़ी देर बाद नीचे से ऊपर आया था, उसके आने के बाद में जैसे कमरे में एक अलग सी मासूमियत फैल गई थी। मीरा सोफे पर बैठी हुई अनन्या के हाथ थामे हुई थी, तभी उन दोनों के बीच में आरव आके बैठ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अनोखी सी एक्साइटमेंट थी, जैसे सिर्फ बच्चों में होती है, जैसे दुनिया की जटिलताओं से शायद कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं आरव ने पहले अनन्या का हाथ पकड़ा और फिर मीरा का, और उन दोनों के हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और कुछ पल के लिए उन्हें गौर से देखता रहा। और फिर उसने अपनी मासूम आवाज़ में उसने पूछा, मीरा, एक बात पूछूं, अनन्या अब कभी वापस नहीं जाएगी ना? वो हमारे साथ ही रहेगी हमेशा? मीरा ने आरव की बात सुनी और मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, नहीं आरव, अब अनन्या कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी। आरव ने जैसे ही ये सारी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने चहकते हुए कहा, सच्ची? इसका मतलब है अब हम एक हैप्पी फैमिली है, जैसे जैसे श्रुति की फैमिली है? आरव के इस मासूम से सवाल ने मीरा और अनन्या के दोनों के दिलों को अब छू लिया था। अनन्या की आंखों में एक बार फिर से अब आंसू आ गए थे, पर इस बार ये आंसू शायद खुशी के थे। मीरा ने भी कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल, अब हम एक हैप्पी फैमिली है। और पता है हैप्पी फैमिली क्या होती है? जहाँ सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का खास ख्याल रखते हैं, जैसे हम सब तुम्हारा ख्याल रखते हैं और अनन्या हम तीनों का ख्याल रखती है। वहीं आरव ने कहा अनन्या की तरफ देखते हुए, अनन्या, फिर तो अब हम साथ में गेम खेलेंगे, साथ में तुम मुझे कहानियाँ भी सुनाओगी, ड्राइंग भी बनाएंगे, पार्क भी जाएंगे, और देखो मम्मा भी खुश हैं और सारी चीज़ें अब अच्छी और खुश फैमिली जैसी है ना? अनन्या ने आरव को अपने करीब खींचा और उसके माथे पर एक फोरहेड किस किया और उसने कहा, हाँ आरव, हम अब सब एक हैप्पी फैमिली है, तुम और मीरा और तुम्हारे नाना नानी सब अब सही है। आरव खुशी से अब ताली बजाने लगा था और पूरे कमरे में इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगा, वी आर हैप्पी फैमिली, वी आर हैप्पी फैमिली। मीरा ने अनन्या की आंखों में देखा और धीरे से उसके कान पर फुसफुसाया, सुना तुमने?
आरव ने भी अब हमें सर्टिफिकेट दे दिया है जो दुनिया के किसी कानून या समाज से बड़ा है। अब हम एक परिवार हैं अनन्या, और इस परिवार को अब कोई तोड़ नहीं सकता। इस चीज़ का ख्याल मैं रखूँगा। वहीं अब हॉल में माहौल काफ़ी हल्का हो गया था। अनन्या, आरव और नंदिनी, कल्पना सब कुछ बैठे हुए थे। मीरा की मम्मी भी उनके साथ चाय पीते हुए कुछ पुरानी बातें कर रही थी। वहीं आरव ज़मीन पर बैठकर खिलौनों से खेल रहा था। उसका ध्यान बार बार मीरा और अनन्या की बातों की तरफ जा रहा था। मीरा ने अपनी कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा और नंदिनी को देखते हुए एकदम प्रोफेशनल अंदाज में कहा, नंदिनी, मैंने यहाँ मुंबई के हेड ऑफिस में सारा अरेंजमेंट कर दिया है। तुम पहले की तरह ही मेरी असिस्टेंट की तरह काम कर दोगी। हालांकि यहाँ पर मेरी एक और असिस्टेंट है, लेकिन फिर भी तुम साथ ही रहोगी। और जो कल्पना है उसे भी सीनियर पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पर सारी इंतज़ाम कर दिए हैं। कल्पना ने मुस्कुराकर जो है ना मीरा का थैंक यू बोला, और मीरा ने कहा, हम कल से काम शुरू करेंगे, लेकिन आज तुम दोनों आराम करो। दिल्ली की भाग दौड़ और मुंबई की भाग दौड़ के बीच में तुम दोनों शायद बहुत थक गए हो। फिलहाल तुम आज यहीं रुक जाओ, घर में काफ़ी जगह है। नंदिनी ने कहा, नहीं मीरा, शुक्रिया, पर हमें लगता है कि काम और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना ठीक रहेगा। इस शहर में और कहीं और हम इंतज़ाम कर लेंगे अपने रुकने का। मीरा ने कहा, अरे जब तक तुम्हारा कोई परमानेंट इंतज़ाम नहीं होता है तब तक तुम यहीं रुक सकती हो। यहाँ रुकने में क्या बुराई है? चलो कम से कम आज रात तो यहीं पे रुक जाओ, कल अपने लिए कोई फ्लैट देख लेना। वहीं नंदिनी ने कल्पना की तरफ देखा और अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, ठीक है, सिर्फ आज रात के लिए हम यहीं रुकेंगे। तभी आरव, जो चुपचाप खेल रहा था, वो दौड़ते हुए मीरा के पास आया और बहुत ही प्यार से मीरा से कहा, क्योंकि रिया की मौत के बाद जो मीरा है उसने ही आरव को संभाला था, और आरव उसके लिए मीरा ही उसकी माँ जैसी थी। भले ही उन दोनों के बीच में बातचीत कम हो, या फिर अनन्या आरव मीरा से काफ़ी डरता था, लेकिन फिर भी वो उसकी माँ थी। आरव ने कहा, मम्मा, अगर नंदिनी मासी और कल्पना दीदी यहाँ रुकेंगी तो हम सब रात में मूवी देखेंगे, और अनन्या दी भी हमारे साथ होगी, है ना? मीरा ने आरव को तरफ देखते हुए कहा, हाँ बच्चे, हम सब साथ ही होंगे। आरव फिर अनन्या के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपनी मासूम भरी आवाज़ में बोला, अनन्या, तुम आज मुझे कहानी सुनाओगी ना, है ना? वहीं आरव ने जैसे ये सवाल किया तो अनन्या ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। अब ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि अब रात काफ़ी गहराने लगी थी, और डाइनिंग टेबल पर लगी मध्यम रोशनी में पूरे हॉल के एक अजीब सी सुकून में फैला हुआ था। वहीं जो मीरा के पापा हैं वो अभी तक ऑफिस से आए नहीं थे, इसीलिए सबने खाने खाने का फ़ैसला ले लिया था, क्योंकि अब टाइम रात के 9 बज रहे थे। वहीं डाइनिंग टेबल पर माहौल एकदम शांत और एकदम इमोशनल था। आरव, जो आमतौर पर चुपचाप से इस घर में बैठकर खाना खाता था, अनन्या की कुर्सी से सटकर बैठा हुआ था, जैसे वो हर बार बैठता था जब अनन्या उसके आसपास होती थी। आरव ने अपनी प्लेट दूर खिसका दी और अनन्या की प्लेट से ही निवाले तोड़कर खा रहा था। अनन्या बड़े ही सहज और बड़े ही ममता भरी अंदाज में उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, तो कभी उसके गालों पर लगे खाने को साफ करती। आरव के चेहरे पर जो खिलखिलाहट थी वो इस घर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जो मीरा की माँ है वो ये सब चीज़ें अच्छे से देख रही थी। उनकी आंखों में पुरानी यादें थी, लेकिन अब अनन्या और जो आरव की ये सारे बाउंड को देखकर अभी उन्हें अपनी बेटी रिया की याद आने लगी थी। वहीं मीरा ने अपनी माँ की खामोश सिसकियों को महसूस कर लिया था। उसने मेज़ के ऊपर से अपना हाथ रखा और अपनी माँ के ऊपर रख दिया और कहा, अपनी आंखों में कहा, देखिए मम्मी, सब ठीक हो रहा है अब। मीरा की माँ की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, अनन्या बेटा। अनन्या ने मीरा की माँ की बात सुनी तो उसने भी अपना सर ऊपर उठाया। मीरा की माँ ने कहा, आज मेरा दिल भर आया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा आरव किसी के साथ इतना घुल मिल पाएगा। रिया के जाने के बाद ये बच्चा जैसे अंदर ही अंदर सिमट गया था, पर आज तुम्हें इसके साथ इस तरह से देखकर मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है। अनन्या ने मीरा की माँ की बात सुनी और उसकी आंखों में भी अब नमी आ गई थी। उसने आरव को अपने पास थोड़ा सा और खींचा और अपने हाथों से निवाला तोड़कर अनन्या के मुंह की तरफ वो बढ़ा दिया। अनन्या ने कहा, आंटी, आप मुझे थैंक यू कहकर मुझे पराया कर रही हैं। आरव को किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है।
उसे बस थोड़े से प्यार और साथ की ज़रूरत है, और आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे ये बाकी बच्चों की तरह ही यहाँ पर भी नॉर्मल हो जाएगा, जैसा ये दिल्ली में हो चुका था। अनन्या ने आरव की तरह देखा और कहा, है ना आरव? आरव ने भी अपना सर बहुत ज़ोर से हाँ में हिला दिया और अनन्या की गोद में अपना सर रख दिया। मीरा ये सब चीज़ें देख रही थी। उसे अपनी आँखों में एकदम प्राउड और एकदम प्यार का एकदम मिक्सचर जैसा फ़ील हो रहा था। उसकी पसंद आज सबसे ज़्यादा अलग थी और उसे अपनी पसंद पे आज नाज़ हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मा मैंने कहा था ना कि अनन्या के आने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें देखना धीरे धीरे चेंज हो जाएगी और इस घर में खुशियाँ आ जाएंगी। हॉल में जैसे ही ये कहा तो शांति छा गई और सब लोग आराम से अब खाना खा रहे थे। वहीं मीरा काम कर रही थी अपने लैपटॉप पे डिनर के बाद, और दिल्ली वाले प्रोजेक्ट की कुछ फाइल तो नंदिनी ने उसे शॉर्ट कर दी थी, पर अभी भी उसे कुछ काम था जो शायद उसे अपने पापा के साथ कहना था। वहीं अनन्या पीछे से आई और उसने कहा, तुम फिक्र मत करो मीरा, सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पापा तुम्हें समझते हैं। मीरा ने लैपटॉप बंद किया और धीरे से उठकर अनन्या के पास आई। उसने अनन्या के हाथों को अपने हाथों में लिया। मीरा की आंखों में इस वक्त कोई काम की टेंशन नहीं थी, बल्कि अब उसमें धीरे धीरे अनन्या के लिए जो प्यार था वो उभर कर आ रहा था। उसने अनन्या को धीरे से अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे को अपने हाथों में बड़े ही प्यार से भरा, और जैसे ही उसने ये किया तो माहौल में अब एकदम सा जैसे इमोशनल और थोड़ा सा रोमांटिक हो चला था। अनन्या की सांसें भी तेज़ होने लगी थी और जैसे ही मीरा उसके करीब आने थोड़ा थोड़ा आ रही थी और थोड़ा थोड़ा वो उसके करीब पहुंच भी गई थी, और उसने अनन्या को उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा था। उसने अपनी तरफ खींचा ही था और वो धीरे 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 अब अनन्या के लिप्स की तरफ बढ़ रही थी। तभी दरवाजे पे आवाज़ हुई, खटखट, और दरवाज़ा एकदम से खुल गया, धमाक। दरवाज़ा झटके से खुला और आरव बिल्कुल उड़ता हुआ सा जैसे कमरे के अंदर आया। आरव ने कहा, अनन्या देखो, मैं सुपरमैन वाली कॉमिक बुक ले आया हूँ। तुमने कहा था ना दिन में कि तुम मुझे कहानी सुनाओगी। मीरा और अनन्या जो अभी एक दूसरे से बहुत ही प्यार से लिपटी हुई थी, जैसे ही उन्हें किसी ने बिजली का झटका दिया हो और वो तुरंत पीछे हट गई। अनन्या ने तुरंत अपने बाल ठीक किए और मीरा खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे उसे अचानक बाहर सड़क में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाग गई हो। मीरा ने दांत पीसते हुए कहा, ये बच्चा भी ना, टाइमिंग तो देखो इसकी, कमाल है। आरव ने कहा, अनन्या तुमने वादा किया था कि तुम आज मुझे बहुत अच्छी वाली स्टोरी सुनाओगी, चलो ना बेड पर। अनन्या ने मीरा की तरफ देखा। मीरा का चेहरा गुस्सा और चिड़चिड़ेपन से लाल हो चुका था, पर वो कुछ बेचारी बोल नहीं पा रही थी। अनन्या की आंखों में एक शरारत बिल्कुल चमक आई थी। उसने जानबूझकर मीरा को चढ़ाने के लिए एक प्यारी सी स्माइल उसकी तरफ पास कर दी। अनन्या ने कहा, हाँ आरव, क्यों नहीं, चलो आज मैं तुम्हें एक लालची राजकुमारी और एक नन्हे राजकुमार की स्टोरी सुनाती हूँ। मीरा ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा। लालची राजकुमारी? अनन्या ने मीरा को आंख मारी और कहा, अरे वही मीरा जिसे सब कुछ चाहिए और इसी वक्त चाहिए होता है, पर बीच में एक छोटा सा राजकुमार आ जाता है। अनन्या आरव को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगी। जाते जाते उसने मीरा को देखा, जो कि अभी भी वहीं खड़ी थी और अपना सर जैसे पीट रही हो वैसा दिख रहा था। आरव ने कहा, मम्मा आप उदास क्यों दिख रही हो, आप भी आओ ना, कहानी सुनेंगे। मीरा ने एकदम बनावटी स्माइल के साथ कहा, नहीं बेटा, तुम हर तुम्हारी अनन्या एंजॉय करो, मैं ज़रा अपनी दीवारों की गिनती कर लूँ। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और आरव को लेकर चली गई। वहीं मीरा सोफे पर बैठ गई और एकदम धप से बैठी थी वो। मीरा ने बुदबुदाते हुए कहा, किडनैप करके लाया था तो सोचा था वक्त मिलेगा, पर यहाँ तो कंपटीशन घर के अंदर ही बढ़ता जा रहा है। उसी रात कमरे में बहुत ही ज़्यादा जो मीरा है उसको थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अनन्या थी तो अब उसके पास ही ना। वहीं दूसरे कमरे में अनन्या ने और आरव दोनों आरव के छोटे से बेड पर लेट चुके थे। अनन्या ने धीरे से आरव का सर सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो चले अब शुरू करें। तो आरव ने कहा, हाँ मुझे कहानी सुननी है। तो ठीक है, तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक जादुई जंगल था जहाँ परिंदे के पास सोने के पंख थे, और एक जंगल में एक छोटी सी परी थी जिसे भटकना बहुत पसंद था। एक दिन वो परी उड़ते उड़ते ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गई, जहाँ एक नन्हा राजकुमार अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था।
अनन्या कहानी सुनाती रही और आरव उसकी आंखों की गर्माहट में खोता गया। धीरे धीरे आरव की पलकें अब भारी हो चली थी। अनन्या खुद भी पिछले कुछ दिनों से दौड़ भाग और मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कहानी सुनते सुनते उसकी आवाज़ भारी हो चली थी। अनन्या ने फिर से राजकुमार की कहानी जो सुना रही थी, उसने कहा, तुम भी अकेले नहीं हो। और ये देखते हुए उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें खुद भी बंद हो चली थी और वो आरव के पास उसी बिस्तर पर सिर लगा के लेट चुकी थी। आरव का हाथ अनन्या के हाथ में ही था। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसने 2-3 बार दरवाजे की तरफ देखा, ये सोचकर कि अब अनन्या आएगी, अब अनन्या आएगी। उसने अपने कमरे की लाइट भी एकदम डिम कर रखी थी और माहौल को एकदम सुकून भरा बना दिया था, ताकि जब अनन्या आए तो कुछ पल की शांति के साथ वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। मीरा ने बुदबुदाते हुए कहा, इतनी देर हो गई, आरव को सुलाने में इतना वक्त तो नहीं लगता, कहीं वे दोनों सो तो नहीं गए। अनन्या घड़ी मीरा ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी के अब 12 बज रहे थे। उसने सोचा कि जाकर देखे, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वो कमरे में गई तो शायद आरव जाग जाएगा और फिर से कहीं वो उसे दोबारा से सुलाना ना पड़े। वो अपने बेड पर लेट गई और थोड़ी देर फ़ोन चलाने लगी, लेकिन फ़ोन चलाते चलाते उसे अब नींद आने लगी थी और नींद का झोंका मीरा पर हावी होने लगा था। उसने एक लंबी सांस भरी और तकिए को गले लगाया। मीरा ने मन ही मन में कहा, लगता है आज मेरी राजकुमारी राजकुमार के साथ ज़्यादा उसे अहमियत देने लगेगी। कोई बात नहीं अनन्या, कल सुबह तो तुम यहीं आओगी ना, कहाँ ही जाओगी। और ये कहते हुए वो भी सो गई। अब अगली सुबह हो चुकी थी। धूप खिड़की के पर्दों से अंदर की तरफ आ रही थी। जहाँ मीरा उठ चुकी थी, दूसरी तरफ जो अनन्या और आरव है वो अभी भी सो ही रहे थे। और मीरा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसने जब अंदर आरव के रूम में देखा तो नज़ारा देखकर उसका दिल एकदम पिघल गया। आरव ने अनन्या को कस के पकड़ा हुआ था और अनन्या ने भी आरव के सर को एकदम प्यार से थामा हुआ था। दोनों के बीच एकदम मासूमियत जैसी लग रही थी। मीरा ने धीरे से बेड के पास आई और उसने राजकुमार यानी कि आरव के पास झुककर उसके गालों पर एक थोड़ी सी प्यार भरी किस की और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वहीं आरव ने अपनी आंखें मलते हुए स्माइल दी और फिर मीरा अचानक से अनन्या की तरफ मुड़ी। अनन्या भी अभी कच्ची नींद में थी। मीरा ने उसके माथे को सहलाया और बहुत ही प्यार से उसके फोrehead पर भी एक किस की। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी सोती हुई रानी। आरव के साथ इतनी अच्छी नींद आई कि तुम मुझे ही भूल गई। अनन्या हड़बड़ाकर उठी। मीरा का ये रूप देखकर वो दंग हो गई थी। अनन्या ने गौर किया कि मीरा आज उसे बहुत खुशी से देख रही है और आरव के प्रति उसका बिहेवियर पहले से ज़्यादा थोड़ा खुला हुआ था, एकदम ममता भरा। अनन्या को याद आया कि आरव मीरा का बेटा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद उन दोनों के बीच में अभी भी कुछ चीज़ें थी जो शायद संभली नहीं थी। जब आरव बाथरूम की तरफ भागा तो अनन्या ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और अनन्या ने हैरानी के साथ मीरा को देखा और अनन्या ने पूछा, मीरा एक बात पूछूं? आज से पहले तो मैंने तुम्हें आरव के साथ कभी इतने लाड प्यार वाली हरकतें करते हुए नहीं देखा, तो आज इस तरह से ये बदलाव कैसा? मीरा ने अनन्या को अपनी बाहों में भरा और कहा, अरे आज मेरा बेटा और उसकी माँ दोनों साथ में सोए थे ना, इसीलिए। जैसे ही उसने ये कहा तो अनन्या अब थोड़ी सी शर्मा चुकी थी और ये शर्माहट उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। और सुबह के ये प्यारे मोमेंट के बाद में ये तीनों नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं एंड वहाँ पर जो मीरा की माँ है वो खाना बना रही थी और जो अनन्या है उसने फटाफट से वो मीरा की माँ के पास पहुँची और उनसे के साथ में काम में हाथ बटाने लगी थी। अनन्या भी सारा काम बिल्कुल सफाई के साथ कर रही थी। अनन्या ने कहा, आंटी आज आरव का मनपसंद नाश्ता मैं बनाऊंगी। उसने कल रात मुझे बताया था कि उसे चीज़ पराठा और चॉकलेट शेक खाना है। मीरा की मम्मी मुस्कुराई और एक तरफा हो गई। उन्होंने देखा कि अनन्या कितने प्यार और ध्यान से पराठे बना रही थी और चॉकलेट शेक भी एकदम परफेक्ट तरीके से बना हुआ था। अनन्या का आरव के लिए इस तरह का प्यार देखकर उनके दिल जो है ना वो एकदम भर आया था। उन्हें महसूस हुआ कि अनन्या में वही ममता है जो शायद आरव के लिए अभी ज़रूरी थी। वहीं थोड़ी देर बाद नाश्ता टेबल पर सज गया था। मीरा के पापा कल्पना और नंदिनी मीरा सब लोग नाश्ते पर बैठे हुए थे। अनन्या और मीरा की मम्मी
ने मिलकर सबको गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट दे रहे थे। तभी आरव हॉल में भागता हुआ आया और मीरा की मम्मी और मीरा की मम्मी या मीरा के पास जाने की बजाय वो सीधा अनन्या के पास चला गया। आरव ने कहा, अनन्या, मेरा चीज़ पराठा। थैंक यू। उसने अनन्या के गाल पर एक छोटी सी किस की। वहीं जो मीरा के पापा हैं वो ये सारा नज़ारा देखकर थोड़ा सा दंग हो गए थे। उन्होंने देखा था कि कभी भी आरव किसी के लिए उसका इस तरह का बिहेवियर नहीं था। आरव हमेशा उनसे किसी भी बात करने से कतराता था, या फिर आज तक उसने उनसे सिर्फ सर हिलाने के अलावा कोई बातचीत ही नहीं करी थी। और वहीं उन्होंने नंदिनी और कल्पना की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मीरा की माँ ने मुझे रात में बताया था कि आप दोनों कल यहाँ आ गए हैं। कल रात में ऑफिस में काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए आप लोगों से मिल नहीं पाया। तो कैसा रहा आप दोनों का सफ़र? नंदिनी ने कहा, जी अंकल, सफ़र में काफ़ी थकान थी, पर हाँ, यहाँ आके सब अच्छा लग रहा है। वहीं उन्होंने कहा, अच्छा लगा सुनकर बेटा। मीरा की माँ ने बताया था कि आप लोग मीरा की काफ़ी पुरानी दोस्त हैं। हमारे घर में आपका वेलकम है। टेबल पर अब बातचीत एकदम नॉर्मल हो चली थी। वहीं जो मीरा के पापा हैं वो सब लोगों से थोड़ी थोड़ी बातचीत कर रहे थे और मीरा भी अपने पापा के साथ में बातचीत कर रही थी। वहीं उसके पापा ने कहा, मीरा, आज हम सबको जल्दी ऑफिस निकलना होगा क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और मैं वो मीटिंग मिस नहीं करना चाहता। पर तुम वो मीटिंग आज की मिस कर सकती हो क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है। काफ़ी टाइम बाद तुम्हें शायद थोड़ा सा एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल वाले एपिसोड के लिए फिर से एक बार सॉरी, एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी तबीयत का ध्यान रखना। बाय।